देखिए, अभी तक हमने क्या किया है उससे समझ में आएगा कि हम अब दूसरा स्टेप क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो चार्ट्स पढ़े, देखिए मैंने आपको डेमो दिया निफ्टी पे और आपसे कहा कि भाई यही चीज आप बैंक निफ्टी पे करो, यही चीज आप ऑटो पे करो, ठीक है, चाहे आईटी पे करो। टूल्स, टेक्निक्स, चार्ट्स, पैटर्न्स, जो कैंडल्स आपको बोल रही हैं, irrespective of where you put it, right, they will speak the same thing. बट ये तो हो गया लार्जली ये चीजें समझने के लिए कि कहाँ ओवरबॉट है, कहाँ ओवरसोल्ड है, कहाँ बाय पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ सेल पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ अब मार्केट या स्टॉक रुका रहेगा, जब तक इसमें से नहीं निकला रहेगा तब तक उसका पेशेंस टेस्ट करना है एंड सो ऑन। तो अब तक क्या कर रहे थे आप? चार्ट पैटर्न्स में ही उलझे थे। अब इस स्क्रीन पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं ना, आई एम श्योर यू आर एबल टू सी दिस ट्रेडिंग व्यू इन फ्रंट ऑफ यू। इज इट द स्क्रीन और माय शक्ल इज देयर? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है मैम। स्क्रीन दिख रहा है। अब इसमें अर्पित आप निफ्टी देख रहे हो, अब इसी में मैं गोल्ड लिख दूं, इसी में मैं सिल्वर लिख दूं, इसी में मैं क्रिप्टो लिख दूं, और मेरे पास 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर, what instrument or what asset class you are reading, these chart patterns are going to say what they are intended to say. लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलता, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था, हम मैक्सिमम अपना फोकस 95% ऑफ द फोकस आपके साथ। मैम हाँ जी, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। मैम एक हाँ? मैम एक्चुअली ये वर्ड फाइल खुला हुआ है, चार्ट्स वगैरह नहीं दिख रहा। वर्ड फाइल केस एनालिसिस वाला ना, कोई बात नहीं, मैं उसी पे आऊंगी। हाँ हाँ। आपकी बैकग्राउंड में साउंड तो नहीं आ रहा है? नहीं। ओके, नो मैम, बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं। कोई नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, फिर कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप जैसे अर्पित कह रहे हो ना कि क्वालिटेटिव डेटा की जब एनालिसिस की जाती है तब उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। नहीं, तो क्वांटिटेटिव में भी कर सकते हैं मैम। बैलेंस शीट आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के, पीएनएल देख के। अच्छा, क्या करना है आपने? एनालिसिस किस लिए करना है? एनालिसिस करने के लिए करना है, लेकिन क्यों क्यों करनी है कोई भी एनालिसिस? अल्टीमेटली डिसीजन लेना है। डिसीजन हमारे तीन हो सकते हैं, खरीदना है, बेचना है, या बने रहना है। तीन ही चीज होनी है, ठीक है। सेम यस। अप्लाइज इन केस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑल्सो। डिसीजन ये लेना है, खरीदना है, बेचना है, या बने रहना है, राइट। अब फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कि चार्ट्स को आप एक तरफ रख दीजिए। वो अहमियत देता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने से पहले उसमें कितना दम है, वो आइडेंटिफाई करना है, इसलिए वो एनालिसिस करनी है। उसकी क्या वैल्यू है, उस तक पहुंचना है। पहले पहले उस वैल्यू तक पहुंचोगे, उसके बाद सेकंड डिसीजन होता है इस वैल्यू को मुझे किसी चीज के साथ कंपेयर करना है। फिर मैं कहूंगी उसके कंपैरिजन में ये सस्ता है या महंगा है। कोई भी लॉजिक क्या कहता है? सस्ती चीज खरीदनी है, महंगी चीज बेचनी है, और अगर कुछ खरीद रखा है जब तक उसका दाम ना आ जाए तब तक उसको बेचना नहीं है। कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये तीन डिसीजन लेने के लिए अब हम एक नई क्या कहते हैं, एक नया सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे फिलहाल शुरू में, और पहले इसको सिस्टम बनाएंगे और फिर बाद में सिस्टम को ब्रेक भी करते चलेंगे, क्योंकि मार्केट्स आर सो डिफरेंट एंड दे टीच यू ऑन अ डेली बेसिस। इवन इफ यू नो मेक इट वेरी compartmentalized, still there will always be a chance of some unexplained things जो डेली बेसिस पर उस चीज के ऊपर काम करेगी। इसलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं आज से एंड गोइंग फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे पहला कदम क्या उठाना है, मुझे ये पहुंचना है क्या ये स्टॉक में कोई वैल्यू है या नहीं। व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस स्टॉक, दैट वो अपना पहला स्टेप है, राइट। उसके अच्छा, अब एनालिसिस अगर कोई अकाउंटेंट करता, इन्वेस्टर ना करके कोई अकाउंटेंट करता, वो एनालिसिस क्या करता? वो क्या करेगा? वो रेशियो एनालिसिस करेगा, वो वो बैलेंस शीट एनालिसिस करेगा, वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करेगा, बहुत तरीके की एनालिसिस करेगा, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और है, राइट। उसको वो अपने बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को वो सारी डेटा देना है। हमारा जो पर्पस है बहुत ही
अलग तरीके से हम एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी को। इनफैक्ट जो अकाउंटेंट अपनी एनालिसिस या अपनी रिपोर्ट्स या अपने इनकम स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं, उसको हम अपने तरीके से बदल के उसमें वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट नंबर क्रंचिंग, बट इट इज ऑल्सो अ स्टाइल और इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आर्ट, किस तरीके से आप उसको डिकोड करना चाहते हैं। किसी को लगता है कि पास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है किसी भी कंपनी की, और यही कंपनी हमें खरीद लेनी चाहिए क्योंकि अगर इसने पास्ट में अच्छा किया तो आगे भी करेगी। कोई और कहता है नहीं, इस कंपनी की कंपैरिजन करना चाहिए किसी और कंपनीज के साथ जो सेम बिजनेस में है या सेम लाइन में है, राइट, तब ये बेहतर मानी जाएगी। यानी अपने आप से ही बेहतर उसने परफॉर्म किया तो क्या वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी, या मैंने अपने पीयर्स से बेहतर परफॉर्म किया तब मैं एक अच्छी कंपनी मानी जाऊंगी। ओके, नाउ ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका आंसर हमको धीरे धीरे खोजना है। एक फॉर्मेट है या एक एक तरीका है टू नैरो डाउन टू स्टॉक। पैसे कहाँ से बनते हैं आपके? हाउ डू यू मेक मनी? यू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक, है ना? If you buy Tata Motors today at 200 rupees, in 2 months you sell it for 300 rupees, that means you have made a money of 100 rupees on that stock. स्टॉक आपको पैसे कमा के देता है। 200 की चीज 150 आ जाती है तो वही पैसा आपका फंस जाता है, या आप उसको बुक कर देते हैं तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हु गिव्स यू मनी? स्टॉक, राइट? लेकिन प्लीज इस चीज को ध्यान से रखिए, डे 1 पे जनरली हमारी टेंडेंसी होती है टाटा मोटर खरीदने के बाद टाटा मोटर को देखना। फंडामेंटल एनालिसिस में हम टाटा मोटर को बहुत एंड में देखेंगे, क्योंकि टाटा मोटर 200 का होगा, 250 का होगा, 150 का होगा, 120 का होगा। टाटा मोटर खुद इसके लिए सिर्फ 1/3 जिम्मेदार होता है। 2/3 of changes in any stock prices on an average is on the basis of factors which are not in its control। यानी इंडस्ट्री, इकोनॉमी, और अब उसके साथ अगर जोड़ दें हम अपने ग्लोबल एस्पेक्ट्स को भी अगर ऐड कर दिया जाए, यानी अगर टाटा मोटर 10% गिरा है तो 10% में टाटा मोटर की गलती रही सिर्फ 1/3। वो 10% इसलिए गिरा है क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ, या इकोनॉमी में कुछ ऐसा हुआ, या ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट आया टाटा मोटर्स पे। अगर ऐसा नहीं होता बच्चों तो हम क्या करते? सीधे टाटा मोटर को पढ़ते। तो क्योंकि मजबूरी ऐसी है कि हमको उल्टा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ में आया? इसीलिए मैं शुरू से कह रही हूँ, क्या नहीं देखना है? स्टॉक नहीं देखना है। वो चीज, तभी तो ट्रेडर की स्क्रीन के ऊपर 6-7 स्क्रीन इसीलिए लगे होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि आप सिर्फ उसे नहीं देख रहे हैं, आप बल्कि ये देख रहे हैं जिसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट आएगा उसमें क्या हुआ। क्योंकि फैसला आपको तब लेना है इससे पहले कि इम्पैक्ट आ चुके, ठीक है? चुकने के बाद तो आप सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। मनी कांट बी मेड वंस एन इम्पैक्ट हैज बीन सीन इन टाटा मोटर्स और एनी अदर स्टॉक। होप दिस इज मेकिंग सेंस। सो कैन वी कंक्लूड दैट एनी स्टॉक on an average goes up and down because only 1/3 is because of itself and 2/3 is because of industry and economy related factors। ठीक है, तो इसको कहते हैं EIC एनालिसिस। तो स्टॉक से पैसे कमाने से पहले आपको इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस करनी है। इस फॉर्मेट में इसको करते हैं। ये कितना भी मैं यहाँ क्लास में बोल लूंगी कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, ग्लोबल मार्केट्स को आपको बहुत टाइम तक पढ़ते रहना है, उनको समझते रहना है, उन खबरों को से एटलीस्ट अवेयर होना है, तब उसको डिकोड करना है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिकोड अ कंप्लीट इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, एंड इफ यू कैन, व्हेन वी मीट नेक्स्ट ऑन 12th, आई वुड लाइक यू टू कम एंड स्पीक कि एक इकोनॉमिक टाइम्स का अगर आर्टिकल आपने पूरा ऊपर से एंड नीचे तक डिकोड भी कर दिया तो आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब टू योरसेल्फ। उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए अब थोड़ा सा चार्ट से थोड़ा अलग हो जाइए, थोड़ा सा इस तरफ जुड़िए। अब अपना फोकस कहाँ करना है? न्यूज, मैक्रोज, हाउ दीज मैक्रोज आर कनेक्टेड एंड हाउ दे इंटरप्ले। ये थोड़ा अलग तरह की चीज है, ठीक है? दोनों ही चीज, अब
अलग वही बात है, कुछ लोग कहते हैं मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, कुछ कहते हैं मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं होते हो, आपको या तो सब आना चाहिए या फिर कुछ नहीं होता है फिर उससे। समझ में आया? बहुत ही छोटा व्यू नहीं रखना है। तो वी हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग एज इफ you are largely an investor, but yes, because you understand the connections between various economic variables, you can anticipate its expected impact on the price action also. और प्राइस एक्शन से होती है आपकी ट्रेडिंग और आपकी स्विंग ट्रेडिंग और ये सारी चीज। ठीक है, तो हर चीज को कैसे एस्पेक्ट से देखना है? लार्जली एज अ फंड, एज अ इन्वेस्टर। सेकेंड, उसको और कैसे देखना है? उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हो सकता है किस किस चीज के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने जो आप कह रहे थे अर्पित कि एक ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मैं यहाँ से शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ क्या अभी तक आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ आपसे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am, a little bit. A little bit, no problem, it's okay. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है बताओ, क्या है? What are the keywords here? कोई बता सकता है कि ये किस लिए, क्या क्या इसका कनेक्शन? CPI, WPI. क्या कहूँ इसका मतलब? What to do? Have you heard about these things? Were you anticipating कि ये भी हमारे सर पर आके गिरेगा कभी? Yes, ma'am. थोड़ा इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। Who taught you economics in SEM 1? Cafe, sir. कैफी सर ने पढ़ाया आपको, है ना? तो आपको कभी ना कहीं Yes, आपने ये चीजें सुनी होंगी। Yes, ma'am. अब आप देखेंगे कैसे ये चीजें हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, ये मैंने इसलिए इस तरह से बनाया है क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने आप आधा जीत जाएंगे अगर आप एक पूरा इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल डिकोड कर लें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की सोच बना लें कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना, कौन सी चीज किस पे इम्पैक्ट करती है और फिर उससे क्या होता है, वो कनेक्शंस। अच्छा, ये लीनियर नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता ये होगा इससे ये होगा इससे ये होगा और आउटकम ये। लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। दिस लीड्स टू दिस एंड देन देयर आर टू पार्ट्स। ओके, इफ दिस हैपेंस देन अनदर चेन ऑफ interconnections will start happening, right? It can continue, it can break. वो ब्रेक कैसे होता है वो भी देखना है आपको। तो अखबार जब पढ़ रहे हो तो उसमें ढूंढ क्या रहे हो? आप ये ढूंढ रहे हो कि अगर ये चीज ऐसी हुई तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट इस चीज पे होगा और फिर मेरे पैसे खराब होने के पूरे पूरे चांस है या मेरे पैसे बनने के चांस है। समझ में आया? और सब कुछ करने के बाद भी देयर इज प्रोबेबिलिटी that it may or may not work in your favor, right? So we are not playing on just jua. So there has to be some kind of a logic that can explain these happenings in the world. As I always said कि हमेशा कैसे सोचना है हमको, हर खबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपका जैसे ये आ रहा है बजट, ठीक है, बजट से रिलेटेड जो खबरें आज तक पे चल रही हैं, अगर आप उसको सुनते रहेंगे तो आपकी समझ वहीं बंद हो जाएगी। लेकिन बजट से रिलेटेड अगर खबरें आप जी बिजनेस पे, CNBC पे, ET मनी नाउ पे, मतलब सेम बात को एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से जब आप सुनना शुरू करोगे, एटलीस्ट सही चीज सुनना, कानों में डालो सही बात। ठीक है, बहुत लिमिटेड है आपकी बैंडविड्थ, देयर इज टू मच ऑफ थिंग। सो प्लीज प्रॉमिस योरसेल्फ एटलीस्ट टिल बजट, अभी क्या है, आज है, अभी तो पूरा टाइम है, और कुछ एक हफ्ता और निकल जाने दीजिए। देयर विल बी अ लॉट ऑफ बज़ एंड इंफॉर्मेशन व्हिच विल बी इंटेलिजेंटली गिवन टू यू ऑन दीज चैनल्स, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि चाहे ये लिखा है मैंने यहाँ टैरिफ, ऑयल प्राइसेस, करेंसी, WPI, इन्फ्लेशन, बहुत सारी फिस्कल डेफिसिट, आई डोंट नो डू यू नो दीज टर्म्स और नॉट,
these are the, these are the keywords that really matter. ये पूरा मैंने एक तरीके से एक कनेक्शन वाला एक केस आपको बनाया है, बट इट इज नॉट ऑल राइट, लेकिन दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ ब्रॉडर पिक्चर कि किस चीज से क्या होता है, ताकि जब वो चीजें हों तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सके। एक चीज आप ध्यान रखिए, कोई भी चीज दुनिया में, इकोनॉमी में या कहीं भी होती है, और अगर उसकी वजह से इंडिया का भला होता है, एनी न्यूज विच इज गुड फॉर इंडिया is good for markets, but as I said, there is no linear relationship. ऐसा नहीं है कि इंडिया की जीडीपी 8% बढ़ गई तो 8% बाजार बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज खुशखबरी तो है देश के लिए लेकिन मार्केट उसके लिए उदास है। ठीक है, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव ये रखिए कि इफ देयर इज समथिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड which is in benefit of India, impacts my market in a positive way. Now you can very well understand, अगर ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो मार्केट उसके अराउंड किस तरह से रिएक्ट करेगा और अदरवाइज करेगा। समझ में आया? क्लियर? सो दिस इज अनदर thing in your brain that should always be there. So when you are reading anything, just see, does it impact in a good way my country or not? So there is a connection between the markets and the economy. Okay, because markets also move on sentiments. तो देश के लिए अच्छी खबर यानी market will react positively, देश के लिए बुरी खबर market will react negatively, right? अगर negative reaction पे आप एडिशनल स्टॉक्स को पाइल ऑन करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नेगेटिव रिएक्शन को इस तरह से देखेंगे, वेयर एज नेगेटिव रिएक्शन पे आप ट्रेडर की तरह प्ले करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना माइंडसेट क्रिएट कीजिए। नाउ आई विल टेक यू फॉर्मली हाउ दीज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आर कनेक्टेड। ठीक है, क्लियर? आर वी गुड सो फार? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, यस मैम, वेरी गुड। यस मैम। जो यस मैम जितनों का आया है उन्हीं से सवाल भी पूछने वाली हूँ मैं थोड़ी देर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है भाई? इधर एक सेकंड में ये ना एनोटेशन ले रही हूँ ताकि क्या ये रहा। ये कौन है? टैरिफ, ऑयल प्राइसेस एंड डिवैल्यूएशन, लार्जली दीज आर द थिंग्स। ये इंडिया के बाहर की चीजें हैं। ठीक है, EIC एनालिसिस क्या कहता है? इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी। इकोनॉमी एनालिसिस में हम ग्लोबल एस्पेक्ट्स को भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स आल्सो हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ बेयरिंग ऑन इंडिया। अच्छा या बुरा होता है इंडिया के लिए। ठीक है, और इंडिया के लिए बुरा मतलब मार्केट के लिए बुरा, फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए इसको, इतना सिंपल। या और इंडिया के लिए अच्छा मतलब मार्केट के लिए अच्छा। Now look at this situation of tariffs, right? And in the current times also, whenever tariff के बारे में कोई खबरें आप बता सकते हैं मुझे? When we talk about tariff, second word क्या आता है दिमाग में? T से टैरिफ, T से टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स को टैरिफ कहते हैं। ट्रम्प भी आता है कस्टम। दिमाग में ट्रम्प बाय ही द वे। आता है ना? तो मेरे तो कस्टम। दिमाग में ट्रम्प ही आता है। हाँ, आपके क्या आता है? कस्टम आ गया मैम। हम्म, कस्टम्स, ओके, और इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ, टैरिफ की धमकी, रियल टैरिफ, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड टैरिफ्स, राइट? यानी कोई चीज को लेके अगर धमकाया जा रहा है तो यानी उस चीज में तो कुछ तो दम होगा। अब उससे कैसे रिएक्ट करा नहीं किया वो एक सेपरेट स्टोरी है। अभी हम इसको बस ये देख रहे हैं कि क्या चीज किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट करती है और अल्टीमेटली वो कहाँ जाके गिरती है। ठीक है, तो अगर दुनिया में टैरिफ्स की सिचुएशन, अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और टैरिफ बढ़ा देता है ट्रम्प इंडिया पर, या टैरिफ बढ़ा देता है ट्रम्प चाइना के गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए क्योंकि चाइना की चीजें उसे महंगी करनी है, और उसके रिस्पांस में अगर चाइना भी US के टैरिफ्स लगा देता है, मतलब अगर आप झगड़ा करते हैं इस तरह से तो हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए, हम अभी तो वो हमें डरा रहा है, आप ऐसे सोचिए हमें नहीं भी डरा रहे हैं तो अगर अमेरिका चाइना के गुड्स को महंगा करने के लिए टैरिफ लगाता है और चाइना जवाब देने के लिए US के गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाता है,
तो इंडिया पे कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं, पहला सवाल तो ये पूछना है। क्या उस पे हाँ कुछ पड़ेगा ना। नहीं क्या मैम, पड़ेगा? मुझसे थोड़ी कुछ कह रहा है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मेरे पे क्या फर्क पड़ता है? पड़ोसी जब लड़ते हैं तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है बेटा? क्या फर्क मतलब एक पड़ेगा? सिचुएशन तो क्रिएट हो ही सकता है ना कि मेरे से भी लड़ लें। लड़ लें तो इस लड़ाई लड़ लें, चलो, जब तक नहीं लड़ेगा तब तक कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैम हमारा गुड्स फिर ज्यादा बिकेगा। गुड्स ज्यादा बिकेगा? ओ, आई मीन एक्सपोर्ट ज्यादा हम लोग का होगा फिर, क्योंकि चाइना के बाद अगर सेकंड सब्स्टिट्यूट में आता है तो एक इंडिया भी आता है, तो अपना कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। मैं ना आपकी ये बात लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस पे आऊंगी। एक्सपोर्ट होगा इंडिया का, है? एक बात बताओ, अब मैं हमारे कंडीशंस में प्राइस राइज हो सकते हैं। प्राइस राइस हो सकते हैं, आप प्रियांश कह रहा है प्राइस राइस हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये आपस में टैरिफ कर रहे हैं, छोड़ दो चाइना को और यूएस को, ठीक है? पाकिस्तान को लड़ना है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, बांग्लादेश ने क्या किया, पाकिस्तान के गुड्स के ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दिए, ये भी झगड़ रहे थे, तो झगड़ने का इन्होंने भी यही तरीका निकाला, तब इंडिया पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। छोटे लोग, नो छोटी मैम। कंट्री, छोटा ट्रेड, छोटा कंट्रीब्यूशन, चाहे दुनिया खत्म भी हो जाए। अफगानिस्तान में इतने गंदे विजुअल्स आए थे जब वो जहाज में से लोग गिर रहे थे, लेकिन हमारे बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। ट्विन टावर जब गिरा तब मेरा कंट्री का, मेरा निफ्टी गिरा। इस तरह से सोचना है, बिल्कुल। समझ में आया? तो हर चीज नहीं पकड़ सकते हम, हमें मैटर करता है, हमारे हम चाहें या ना चाहें, हमारे लिए बिल्कुल मैटर करता है कि चाइना चाइना हेल्दी रहे, यूएस हेल्दी रहे, चाहे बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए, चाहे अफगानिस्तान में कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, बिकॉज वी डोंट ट्रेड विद देम ऑन दैट अमाउंट क्वांटम, it does not impact my country as far as the trade balances are concerned. It will not impact my business, right? It will not impact my business environment in India. तो कैसे करना है? बुरी खबर भी देखनी है क्या? किसी छोटी कंट्री जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है वहां बुरी खबर है, उसका कोई इम्पैक्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। लेकिन इसीलिए चाहे हमें ट्रम्प पसंद है या नहीं पसंद है, हमें डाउ फ्यूचर्स को देखना पड़ेगा। मार्केट्स जब हमारे बंद होते हैं तो हमारी एक निगाह रहती है कि यूएस मार्केट्स में क्या हुआ ओवरनाइट। वो दिन जब तक हम लोग, इंडिया का मार्केट ग्लोबल मार्केट से अपने क्यूज लेता रहेगा, सिग्नल्स लेता रहेगा, ये कंट्रीज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट केस पॉइंट रहेंगी। तो अगर चाइना और यूएस में झगड़ा है तो मुझे मैटर करता है, अर्पित, प्रियांश, अमन। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो ट्रेड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये दो बड़ी कंट्री। जब बोथ टू एलिफेंट्स आर गोइंग टू फाइट, everybody is going to be impacted, and please understand, impact उस पे होता है जो ग्रो मैम कर। चाइना से मेटल्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, लाइक सिल्वर, कॉपर वगैरह, इसका हब है चाइना, उसकी मैं वजह से। आती हूँ, आपका भी पॉइंट मैंने लिख लिया, चाइना मेटल, ओके, आई विल कम टू दिस। तो कैसे देख रहे हो तुम टैरिफ? अगर झगड़ा है, दो बड़े लोग लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे की गुड्स को महंगा कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, चीजें महंगी होने से इंटरनेशनल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? इसलिए नहीं कि फार्मर के साथ क्या हुआ इंडिया में, अभी तो वहां तक पहुंची नहीं हूं मैं, अभी तो सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि टैरिफ्स के बढ़ने की वजह से ग्लोबल ट्रेड की में जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे खरीदे जा रहे हैं वो महंगे हो गए हैं। आज भी इंडिया एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, हम लोग आज भी अपने मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट करते हैं। चीजें अगर महंगी होंगी तो $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, मेरी करेंसी डिवैल्यू होगी। और ज्यादा डॉलर कौन खरीदेगा? जो ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान जैसी कंट्री नहीं जो हिल ही नहीं रही है। तो दिक्कत किसको आती है? जो ग्रो कर रहा है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हेंस द चैलेंजेस फॉर इंडिया आर स्ट्रॉन्गर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर हम आराम से बैठे होते 1-2% की ग्रोथ पर, तो इनके इन्फ्लेशन से हमें क्या फर्क पड़ता? हम तो खरीद ही नहीं रहे। तो इसलिए मैटर करती हैं सारी चीजें, राइट? सो बिकॉज वी आर ऑन अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड स्टिल वी आर एन इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, आज भी हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो काम चलता है, इकोनॉमी चलती है,
वो इंपोर्ट्स पर चलती है। इस वजह से मुझे फर्क पड़ता है अगर चाइना और यूएस में कोई चीज हो, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन हो, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है कि अगर आपके ट्रेड वॉर हो, या ये आपके यूक्रेन रशिया हो जाए, ऑयल की कीमतें बढ़ जाए, कोई भी चीज। अब नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ डब्बा बनाया है, ऑयल प्राइसेस, राइट। ऑयल की जरूरत किसे पड़ती है? जिसको गाड़ी चलानी है, इंडिया की गाड़ी चलानी है। आज भी आपके पास 80-85% आपको ऑयल बाहर से लाना पड़ता है। तो अपनी काम करने के लिए आज भी आप एनर्जी एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये वो सो अभी ग्राउंड पे नहीं हुआ है, अभी हम आए नहीं है उस स्टेज पे, राइट। वी आर नॉट एनर्जी एफिशिएंट एंड डोंट हैव ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी रेडी फॉर अस, सो वी आर डिपेंडिंग ऑन देम। वहीं से आएगा, राइट। सो अगर टैरिफ बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ता है, तो ये हो जाता है फिर हमारे साथ। क्या हो जाता है? क्योंकि मैम हाँ बेटा, अभी इससे पहले कि इवन बोलो, 3 मिनट रहते हैं, मुझे ये क्लास ना बंद करके रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में थोड़ा ओके डिस्टर्ब। मैम हाँ, सो जस्ट कंप्लीटिंग दिस एंड कमिंग बैक। सो इससे क्या होता है? डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है। करेंसी कहाँ से आ गई? करेंसी, रुपया। रुपया रुपया अगर टूटता है तो इंडिया के लिए खराब है, इंडिया के लिए खराब है यानी मार्केट्स के लिए खराब है। रुपया क्यों टूटेगा? क्योंकि अब मुझे ज्यादा, $1 में ट्रेड होता है, $1 मुझे खरीदना पड़ेगा ताकि मैं ये खरीद सकूं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकूं। मुझे डॉलर खरीदना, मेरे हाथ में डॉलर्स होने चाहिए ताकि मैं ऑयल खरीद सकूं। और चीजें अगर महंगी हो गई हैं तो मुझे फिर ज्यादा रुपया देना पड़ेगा $1 को खरीदने के लिए। हेंस इट विल लीड टू devaluation of currency. So sometimes devaluation is also because of your growth needs and because of inflation, because of cartel systems that these oil producing countries are using. इनका अपना कार्टल है, ये सप्लाई रोक लेते हैं चीजें महंगी करने के लिए। दुनिया में जैसे ही देखते हैं कि ग्रोथ बढ़ने वाली है, लोगों की नीड्स बढ़ने वाली हैं, ये सप्लाई रोक के आर्टिफिशियली डिमांड इन्फ्लेट करके चीजें महंगी कर देते हैं। वो इसलिए हमको भुगतना पड़ता है क्योंकि आज भी इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है। So till the time we do not become self-sufficient in energy, it's a very difficult, path for us, right? So I hope this global broad perspective is clear to you. Please think about it. When I join you again, we'll start our discussion from there. Okay? So because this meeting is getting over, let me record it and schedule another one. Okay? Keep your questions to yourself and then I'll take them up. Okay? So just closing it. ओके Yeah. So ये मैंने कर दी बंद, इसको मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड।